हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर को हम लोग पूरा वन शॉट में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। मैटर क्या होता है? पदार्थ। अगर कोई आपसे पूछे, एग्जाम में तो यूजुअली नहीं आता है, लेकिन कोई आपसे पूछे तो आप क्या पूछ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई वस्तु जो जगह घेरती है और जिसके अंदर द्रव्यमान यानी कि मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर यानी कि पदार्थ। जैसे सॉलिड, लिक्विड गैस, ठोस, द्रव गैस, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बात समझिए कि एनी मैटर इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स, यानी कि कोई पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है हमेशा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्टिकल होता क्या है। बहुत सिंपल लाइन में समझते हैं। पार्टिकल इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि कण जो होता है वो पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी ये चीज़ पूछे तो आप यही जवाब देंगे कि पार्टिकल जो होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या होता है। इसमें हम समझेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पदार्थ के कणों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग अगर। ठीक है, चलिए क्या होता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब कोई सभी पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे मान लीजिए घर है। घर आपको पता है किस चीज़ से मिलकर बनता है? ईंट से। ठीक है, अगर आप घर को पदार्थ मान लें, मैटर मान लें, और ईंट को आप पार्टिकल मान लें, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। मैंने यहाँ पे बता रखा है एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पानी का गिलास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हम जब चीनी या फिर नमक कुछ भी डाल के घोल देते हैं, तो चीनी या नमक के कण जो होते हैं उस पानी के पार्टिकल्स पार्टिकल जो होते हैं उस पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान होता है उसके अंदर जाके घुल जाते हैं। ठीक है, तो स्पेस होता है, इसी वजह से घुल पाते हैं, नहीं तो नहीं घुल पाते अगर नहीं स्पेस होता तो। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपको रोड साइड पे कोई स्ट्रीट फूड है, अच्छा खाना बना रहा है, बढ़िया वो फूड बना रखा है, तो आपको उसकी स्मेल आएगी बहुत अच्छी खाने की। तो कैसी स्मेल आ रही है? वो उसके पार्टिकल जो होते हैं, उस फूड के पार्टिकल्स जो हैं, जो गैसियस पार्टिकल्स है, जो स्मेल के रूप में आपके नाकों तक पहुंच रहे हैं, वो लगातार मूव करते हुए, गति करते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्ट मैटर होगा, उसके पार्टिकल्स लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। चलो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नल खोलिए, पानी लगातार गिरेगा, आप बीच में हाथ डालेंगे, तो हाथ डालेंगे तो पानी अलग होगा, लेकिन जैसे ही हाथ हटाएंगे तो फिर दोबारा पानी अपनी धार से जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके पार्टिकल जो है एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। चाहे सॉलिड पदार्थ है, ये जो है सॉलिड है, इसके पेज को हम ऐसे खींचेंगे तो नहीं फटेगा। ठीक है, मतलब आसानी से नहीं फटेगा, फट तो जाएगी लेकिन आसानी से नहीं फटेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे क्या है, बहुत जो है क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं, इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखें, इस वजह से ही फटेगा नहीं आसानी से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉलिड जो होते हैं एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इनका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। जैसे ये पेन है, यहाँ पर जितनी जगह घेर रही है यहाँ पर भी उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है, और इस तरह के पेन सारे इस तरीके ही इतने ही से बड़े साइज के होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड, यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर तथा प्रबल होते हैं। हार्ड का मतलब जो होते हैं ये कठोर होते हैं, हार्ड। ठीक है, सख्त इसको बुलाता है। और प्रबल का मतलब होता है जिनके ऊपर फोर्स लगाने पे क्या हो जाए, वो टूट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सॉलिड्स आर हार्ड, ये हो गया। उसके बाद क्या है? सॉलिड्स आर नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन कंप्रेसिबल, मतलब सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस पदार्थ, वो फैल नहीं सकते हैं। ठीक है, और ना ही उनको हम कंप्रेस कर सकते, दबा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये पेन जो है यहाँ से फैल के बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये क्या नाम है, ये पेन जो है ये दब जाए, दब के छोटा हो जाए, यही पॉसिबल नहीं, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे एकदम चिपके होते हैं, इसलिए उसको हम ना उनको फैला सकते हैं ना उनको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक, यानी कि ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे से चिपके क्यों होते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, क्या मतलब बोल रहा है कि क्योंकि ठोस पदार्थों के पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मजबूत आकर्षण बल होता है, इसकी वजह से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं।
इस वजह से उनका जो है ये हमेशा क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं हमेशा लूजली पैक्ड होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता, केवल आयतन होता है। आप गिलास में से पानी नीचे गिराएंगे तो पानी किस आकार में बनेगा कोई पता नहीं है, लेकिन पानी को हम 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर वाले कैन में या बोतल में हम भर सकते हैं, ठीक है। तो इनका आयतन यानी कि वॉल्यूम तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन शेप नहीं पता कर सकते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड कैन डिफ्यूज बट स्लोअर देन गैसेज, मतलब जो द्रव होते हैं वो विकसित हो सकते हैं, फैल सकते हैं, लेकिन गैस से कम। जैसे पानी नीचे डालेंगे पानी फैलेगा, लेकिन गैस इतना नहीं फैल सकता। जैसे कि आप देखो पानी के ऊपर जब इंक छोड़ेंगे तो इंक धीरे धीरे पानी के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गैस के प्रॉपर्टी के बारे में। गैस क्या होते हैं, ये इनके पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इनका ना कोई आकार होता है ना आयतन होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। इसका एग्जांपल आप समझ चुके हैं कि हमारे घर के अंदर जो गैस सिलेंडर पानी जो खाना बनाने वाला होता है उसके अंदर जो गैस होता है एलपीजी गैस, वो बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस करके उसके अंदर लिक्विड स्टेट में चेंज करके डाला जाता है, और ये हाईली डिफ्यूजेबल होते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में एक कोने पे परफ्यूम छिड़किए, आप देखेंगे पूरे कमरे के अंदर परफ्यूम की खुशबू आ जाएगी, इसका मतलब गैस जो होते हैं पूरी तरीके से कमरे के अंदर फैल गई है। तो ये गैस की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में बहुत फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, जैसे फ्लूइडिटी, तरलता। क्या होता है, ये होता है कैपेसिटी टू फ्लो, बहने की क्षमता। जब कोई पदार्थ आसानी से फ्लो कर जाता है, बह जाता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। ये द्रव और गैस के अंदर यानी कि लिक्विड्स और गैसेस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आता है रिजिडिटी, इसको कठोरता कहा जाता है। इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप, मतलब किसी पदार्थ का, कठोरता का मतलब होता है किसी पदार्थ का अपना आकार बनाए रखना, जैसे कि ठोस पदार्थ। अब जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड को अपना शेप बनाए रखना है, ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है कि ये हमेशा रिजिड रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर डालने पर इसका शेप कुछ और हो जाएगा, या तो टूट जाएगा या तो फिर अब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस बाय अप्लाइंग प्रेशर। संपीड्यता का मतलब होता है किसी पदार्थ पर दाब लगाकर उसका आयतन कम करना, जैसे कि हम गैस पदार्थों में कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला चेंज इन टेम्परेचर, अगर तापमान में परिवर्तन कर दें, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में हम चेंज कर दें, तो किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले क्या होगा, टॉपिक आता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो होता है मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.16, 273 ही बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जाए, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ठीक है। इसके ऊपर पूछा जाता है, अगर इसमें वर्ड वायुमंडलीय दाब आ रहा है, इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर चारों तरफ से पड़ेगा उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करना जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इस बीकर के अंदर 1 किलो ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब इस ठोस पदार्थ को हमें द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जितना हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि संकलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस तापमान पर कोई लिक्विड बॉयल होने लग जाता है और बॉयल होकर वेपर में बदलने लग जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहा जाता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का, वो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसेज स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसमें क्या था, वाष्पीकरण संलग्न की गुप्त ऊष्मा में 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें। यहाँ पर 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, तो 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से ही जो है भाप से हाथ ज़्यादा जलता है, स्टीम से हाथ बहुत जला हुआ जो है ज़्यादा पेन करता है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस डायरेक्ट
जो है द्रव अवस्था में ना बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है और वापस गैस से ठोस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है कपूर, नेफ्थलीन बॉल, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि दाब में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस टॉपिक को समझिए, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी प्रेशर को बढ़ाया जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स आर फोर्स क्लोजर टू टुगेदर ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड और इवन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब भी दाब बढ़ाया जाता है तो कण क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस जो होती है द्रव में बदलने लगती है और कभी कभी द्रव जो है ठोस में भी बदल जाता है। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, हम गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि तापमान को कम करके और दाब को बढ़ाकर हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, यानी कि एक ऐसी सरफेस फिनोमिनन सतही प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ, ठीक है, उसके सतह पर के कण उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक से सीधे नीचे किसी भी टेम्परेचर पर भाप में यानी कि वाष्प में बदलने लगते हैं, उससे वाष्पीकरण कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे मान लीजिए पानी है, किसी टेम्परेचर पे जब ये पानी भाप में बदलने लग जाए उसी को इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहा जाएगा। ठीक है, अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने से वाष्पीकरण जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो दोस्त हैं, ए और बी, दिल्ली और बेंगलोर में रहते हैं। ए क्या करता है, कपड़े को फैला देता है और बी कपड़े को एक जगह इकट्ठा करता है। तो दोनों में से कपड़े जल्दी किसके सूखेंगे, ए के सूखेंगे, क्योंकि एक आप कपड़े को क्या करता है, फैला दे रहा है, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, इसलिए इससे कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया करने से इवेपोरेशन तेजी से होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि जब होगी तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। दोनों में से कहाँ पर तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है ए वाले के यहाँ पे, तो यहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी का मतलब यानी कि हवा के अंदर, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। ए के अंदर यहाँ पर बारिश हुई थी तो हवा के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर हवा की मात्रा नहीं है, नमी की मात्रा नहीं है। तो जहाँ पर नमी की मात्रा नहीं है वहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे, इवेपोरेशन जल्दी होगा। अब उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज इन विंड स्पीड यानी कि वायु की गति में वृद्धि। दोनों में से वायु गति में वृद्धि कहाँ पर होगी, इसमें और इसमें। यहाँ पर दिख रही है आपको वायु गति में वृद्धि, यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ पे एयर की स्पीड कितनी है, विंड स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर कपड़े बी के केस में बी के यहाँ पर कपड़े जल्दी सूखेंगे। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन पूछता है इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन वाई, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया क्यों है। बिकॉज ओनली द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड कैन एस्केप इन एयर एंड चेंज टू वेपर, क्योंकि केवल द्रव के सतह पर उपस्थित कण ही हवा में निकलकर भाप बन सकते हैं, इसीलिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमिनन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग कैसे होता है कि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है वो अपने आसपास से सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडक महसूस होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि जैसे हम कपड़े पहनने होते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं गर्मियों के अंदर, जब हमें पसीना आता है, ठीक है, तो पसीना क्या काम करता है, हमारे बॉडी से और हमारे सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करके सोख के फिर इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसका कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें यही कॉमन आंसर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म के लिए। मैंने आपको पूरा चैप्टर वन शॉट में 13 मिनट में ही समझा दिया, लगभग पूरा अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने एक बार, आई होप। और एक बार अच्छे से समझ लीजिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।